हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जो है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, जीएस जैसे अभी ये टेस्ट नंबर 10 चल रहा है, इसमें टोटल जो है 15 टेस्ट सीरीज हैं। जैसे ये समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आपके ध्येय IAS या फिर दृष्टि IAS के जो टेस्ट सीरीज हैं RO ARO की, उन्हें प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को RO ARO के लिए जो भी पॉसिबल है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सारे प्रैक्टिस सेट को, सारे कंटेंट को प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा जिससे आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। और हिंदी के लिए भी दूसरे चैनल पे जा कर के वहाँ से हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे? जयसिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां या फिर अफजल खां? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयसिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अजमेर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मारवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। या गलत है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह अजमेर में नहीं, वह दिल्ली में है। ठीक है, अन्य सभी विकल्प गलत सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। यह तीनों विकल्प सही है, पहला गलत है। यह दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, न कि अजमेर में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा की गई थी। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। निरुक्त की रचना किसके द्वारा की गई थी? निरुक्त की रचना की थी यास्क ने। और वर्तिका की रचना की गई थी कात्यायन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 2, 3, 3, 4 या फिर 2, 4? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। अशोक और दशरथ यह दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि चंद्रगुप्त और बिंदुसार यह दोनों जो है यह बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। अशोक और उसका पुत्र दशरथ जो है यह दोनों उस मतलब आपके जो मौर्य साम्राज्य के मतलब जो महत्वपूर्ण शासक या महान शासक थे दशरथ, और इसका पोता था अशोक का पोता था दशरथ, और यह दोनों आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार जो है आजीवक धर्म का अनुयायी था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय का, अशोक और दशरथ यह दोनों बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे। और इनके द्वारा बराबर की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण भी कराया गया था। कहाँ पे? जैन भिक्षुओं और बौद्ध भिक्षुओं को निवास करने के लिए इनके द्वारा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था बराबर की पहाड़ी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रमुख लक्ष्य पवित्र ग्रंथों और धर्म अनुष्ठानों की व्याख्या करना है। ब्राह्मण ग्रंथ और संबंधित वेदों की अगर हम बात करें, जैसे ऐतरेय, कौशितकी, यह ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? ऋग्वेद के। पंचवीस, षड्वीस, जैमिनी, ये सभी जो है किसके हैं? छांदोग्य ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब किसके हैं? ये सब सामवेद के हैं। तैत्तिरीय और ब्राह्मण जो है यह कृष्ण यजुर्वेद के हैं। शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद, याद रखिएगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण है एक कृष्ण यजुर्वेद का, और शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का, और गोपद ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का। और तो याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
ठीक है। और वो भी बेसिकली अगर शतपथ ब्राह्मण में भी पूछ ले कि किसका है तो शुक्ल यजुर्वेद का वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का। नेक्स्ट देखिए, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार किया गया था। किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1833 में, 1853 में, 1858 में या फिर 1882 में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट के पूर्व नागरिक सेवा में समस्त नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक में किया जाता था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट का कानून व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रावधान किया गया कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। सविना अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर स्वदेशी आंदोलन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली भूमिगत रह करके जो क्रांतिकारी थे उनको महत्वपूर्ण सहायता देती थी, और इन्होंने 1800 मतलब कह सकते हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए अरोड़ा आसफ अली की अगर हम बात करें, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेताओं और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी जब हो गई थी तो वह भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, और जो अन्य क्रांतिकारी थे उनको सहायता प्रदान करती थी। जैसे मुंबई ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा इनके द्वारा फहराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी जो 1942 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया था? सिंगापुर में, टोक्यो में, कलकत्ता में या फिर रंगून में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है सिंगापुर में। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा और इनके नेतृत्व में स्वाधीन भारत सरकार की पहली सरकार का जो गठन किया गया था, और इन्हीं के द्वारा जो है यहीं पर स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का उद्घाटन भी किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? रामप्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, सूर्यसेन चटगांव केस, भगत सिंह कावेरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन चटगांव जो शस्त्रागार हुआ था उससे संबंधित है। आने की बात करें, देखिए जिन्हें सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हीं के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था जिसने चटगांव शस्त्रागार पर लूट किया, और उसके बाद मास्टर सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया था, और बाद में उन्हें आरोप के सिद्ध पर 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे माना जाता है? अगस्टस हिक्की, चार्ल्स मेटकाफ, मैक ग्रेथ या फिर डिजारेली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कार्यवाहक जनरल गवर्नर जो मेटकाफ था, इसे भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण के कारण से उसका मुक्तिदाता या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। 1823 के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया गया था इसी के द्वारा, और इस प्रयास के कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ की अगर हम बात करें, 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया जिसके अनुसार प्रकाशक या फिर मुद्रक को केवल प्रकाशक के स्थान की निश्चित सूचना देकर आसानी से अपना कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है किसका? अपनत घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववती घाटी का या फिर रिफ्ट घाटी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का। ऑप्शन डी सही है। देखिए मृत घाटी जिसे डेथ वैली कहा जाता है यह पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है, जो भूभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का उदाहरण है, और यह मोहावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? एपेनाइन, आल्प्स, जूरा या फिर पिरेनीज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है? भारत, रूस,
सूरीनाम या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए 2018 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, देखिए जो आपके मेटल या फिर से खनिज से संबंधित जो रिपोर्ट है वो पुराना है, वो हर साल जारी नहीं होता है, वो आपका 2018 या 2021 का रिपोर्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका निर्धारण किया जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें जो है सबसे बड़ा भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदार धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है, यह दोनों इन दोनों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? WTO से, IMF से, गैट से या फिर विश्व बैंक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WTO से। उरुग्वे दौर का जो संबंध है वो WTO से है। देखिए 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मार्केश में उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये भी पूछ लिया अगर कि उरुग्वे दौर कब हुआ था? 1995 ईस्वी में, 1994-95 में उरुग्वे दौर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड की जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है और इसमें 0.6% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह या फिर ठेकेदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठेकेदार का इसमें कोई योगदान नहीं होता, इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट देखता है, पंचायती राज संस्थान और स्वयं सहायता समूह, इन तीनों द्वारा जो है इसमें किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाई जाती है। और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर या फिर सरसों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल की अगर हम बात करें, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। खरीफ फसल में अरहर हो गया, मक्का, धान, गन्ना, कपास, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। और जायद में आ जाएंगी सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज। मुख्यतः सब्जी और फिर से जो आपकी पानी वाली बरसाती जो फसलें होती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह हो गया, ये सभी जो है जायद के अंतर्गत उपजाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों एक प्रकार की रबी फसल है। भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया है कब? जुलाई 1991 में, जनवरी 1991 में, जुलाई 1990 में या फिर जनवरी 1990 में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1991 ईस्वी में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, सीमा कर या फिर उपकर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा कर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क या सीमा कर के नाम से जाना जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 27, 28, 29 या फिर 23। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायतों से रिलेटेड कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए जब गणपूर्ति जो कोरम होता है वह अगर पूरी न हो, गणपूर्ति द्वारा उसके किए गए निर्देशों पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हंत हो, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और जब तक जिस मामले की सुनवाई हो रही है उस मामले की सुनवाई के बाद वह न्यायाधीश का पद पुनः रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब किसी कोरम या गणपूर्ति को पूरा करने में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम होती है, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से,
ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, केरल द्वारा, तमिलनाडु द्वारा, फिर कर्नाटक द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और इसका गठन किया गया था 1969 में इसका गठन किया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य या फिर आर्थिक अधिकार है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है। और इसके अगर सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब राज्य जो समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है, वह अनुच्छेद 39 घ या फिर डी, इसमें जो है कहा गया है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है और इसका प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 विदेश नीति से मतलब इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? N5H1, NH5 या H5N1? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, H5N1, यह बर्ड फ्लू का विषाणु है, तो ऑप्शन डी जो है सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम द्वारा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता का प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल या फिर तारपीन का तेल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डीजल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया होता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिंक आयोडाइड? इसका सही आंसर ऑप्शन है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मीजोस्फियर या फिर आयन मंडल, आयनोस्फियर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, आयन मंडल, आयनोस्फियर। यहाँ से रेडियो तरंगे का विक्षेपण होता है, रेडियो तरंगे जो है पुनः पृथ्वी पर आती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भूलना नहीं, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यहाँ बगल में काम हो रहा है जिस वजह से हो सकता है कि वीडियो में आप लोगों को कहीं कहीं कभी का आवाज़ सुनाई दे, तो उसके लिए सॉरी, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।